ये दृष्टि 4D आर्क आप देखिए ऐसे ये पार्ट 9 होगा। इसके अंतर्गत देखिए हम यहाँ आपको 7 नंबर को जो आपको ऐसे है कि हम मानवीय नियमों का तो देखिए हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो हम जो आपको का उसको देखने का प्रयास कीजिए। जर्मनी की सीमा रक्षाएं खड़े दो सार्जेंट नील और लिंडसे बहुत सतर्क होकर बेल्जियम सीमा पर पहरा दे रहे थे। देखिए यहाँ कि जर्मनी की सीमा रक्षाएं तो खड़े दो सार्जेंट नील और लिंडसे बहुत सतर्क होकर बेल्जियम सीमा पर पहरा दे रहे थे। यह अतिरिक्त सतर्कता क्योंकि इधर बेल्जियम, हॉलैंड और इटली के रास्ते अवैध आप्रवासियों घुसपैठ काफ़ी बढ़ गई है। इन घुसपैठियों की संख्या में अचानक होने वाली वृद्धि का मूल कारण सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान एवं ट्यूनीसिया आदि देशों में हुआ युद्ध और विनाश है। दोनों सार्जेंट अपने अपने हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा लिए हुए हैं जो जर्मनी की संसद द्वारा पास किए गए कानून है। ये कानून शरणार्थियों के बारे में थोड़े कठोर प्रावधानों वाले हैं। रात में पड़ रही कड़ाके की और ठंड की वजह से दोनों ने आग जलाने का निश्चय किया। वे आग के समीप बैठे ही थे कि उन्हें सीमा के पास नो मैंस लैंड में कुछ महिलाओं के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। चीखती आवाज़ों का पीछा करते हुए वे वहां जा पहुंचे जहां कुछ अपराधी समूह शरणार्थी महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे। लिंडसे एवं नील ने बल प्रयोग कर उन तीन अपराधियों को मार भगाया और महिलाओं की समूह की रक्षा की। महिलाओं का जत्था सीरिया से चला था। उत्तरी इटली में अपने अपने परिवारों से बिछुड़ गया, क्योंकि जब वे लोग फ्रांस की सीमाओं को पार करने का प्रयास कर रहे थे तो फ्रांस के सुरक्षा बलों ने इस दल के पुरुष सदस्यों को पकड़कर उन नौकाओं में बिठा दिया जो फ्रांस से जा रही थी। नील इस असहाय दल को शरणार्थी के रूप में लेना तो चाहता था, किंतु उसे नए कानून का डर था। इस पर लिंडसे ने कहा कि यह असाधारण मानवीय संकट है। इससे मुंह मोड़कर जर्मनी मानवाधिकारों पर कुछ कहने बोलने की स्थिति में नहीं होगा। हम मानवीय कानूनों के बहाने लोगों को प्राकृतिक एवं सार्वजनिक अधिकारों का हनन होते नहीं देख सकते। प्राण रक्षा एक प्राकृतिक कानून है। केवल कुछ मानवीय कानूनों की आड़ लेकर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज के भीड़ के न्याय अथवा मत्स्य न्याय की अराजक स्थितियां पर चिंता पैदा करने वाली है। पद्मावती विवाद में बगैर फिल्म देखे उसके निर्माता एवं कलाकारों को पद्मावती विवाद में बगैर फिल्म देख के उसके निर्माता एवं कलाकारों को धमकी दी जा रही है। केवल शक के आधार पर गुंडे किसी की पिटाई कर हत्या कर दे रहे हैं। कोई क्या खाएगा क्या नहीं, यह भीड़ निर्धारित कर रही है। निश्चय ही अराजक स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनने, न्याय पाने, जीवित रहने के प्राकृतिक कानूनों को भंग किया जा रहा है। जब भी हम मनुष्य के प्राकृतिक कानूनों को नज़रअंदाज करते हैं, असल में हम अमानवीय एवं अराजक की परिस्थितियों का ही निर्माण करते हैं। फिर वह चाहे इराक के यजीदी लोग हो, म्यांमार के रोहिंग्या हो अथवा उपसहारा के भूखे कबीले के लोग ही क्यों ना हो। प्राकृतिक कानूनों को नज़रअंदाज करने का नतीजा कितना भयावह है, यह खुले तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया में अन्याय और अशांति का माहौल वही है जहाँ किन्हीं समूह ने प्राकृतिक कानूनों को नज़रअंदाज करना शुरू किया है। ये कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि दुनिया की तमाम जगहों पर मानवीय कानून जिसको हम हदीस भी बोलते हैं, कानून के नाम पर हदीस या कानूनों के नाम पर अल्लाह के कानून प्राकृतिक विधि को रौंदा जा रहा है। ऐसा जहाँ भी किया जा रहा है, वे दुनिया के सबसे अशांत, अमानवीय एवं खतरनाक स्थान बन चुके हैं। सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया एवं लीबिया जैसे जगह नरक तुल्य बन चुकी है। फिलिस्तीन में भी इजरायली लोग फिलिस्तीनियों को प्राकृतिक कानून से वंचित कर मानवता के विरुद्ध न केवल अपराध कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में अहरनिश तनाव का कारण बन रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि मुस्लिम बहुल देश अल्पसंख्यकों के मामले में दोहरी मामला रखते हैं। जहाँ मुस्लिम कानून लागू है वहाँ अल्पसंख्यकों को उनके प्राकृतिक कानून से वंचित किया जा रहा है। वह चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो आदि देश, इन सभी जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय की जान माल विश्वास तथा स्वतंत्रता की अन्य अवधारणाओं की प्रतिदिन धज्जियाँ उड़ाई गई है। पाकिस्तान का ईसा निंदा कानून दुनिया के कुछ घृणास्पद कानूनों में शामिल है जो अल्पसंख्यकों के प्राकृतिक अधिकारों पर हमला करते हैं। स्वाभाविक है कि विधि संहिता में भले ही खोट हो सकती है, किंतु प्राकृतिक अधिकारों को प्रदान करने वाला कानून भला खोट युक्त कैसे हो सकता है। जब तक कि प्राकृतिक जरूरतों को सुनिश्चित करते लोगों की
देखिए, लोगों की प्राकृतिक ज़रूरतों को पर रोक लगाने वाला कोई कानून कैसे स्वीकार हो सकता है? यदि कहीं भी ऐसा कोई मानवीय कानून लाया जाता है तो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों पर चोट करता हो तो प्राकृतिक रूप से लोगों को इसका विरोध करने का अधिकार है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी ऐसी ही भावना से प्रेरित था। फ्रेंच एवं अमेरिकी क्रांतियाँ ऐसी ही भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए इन क्रांतियों के संपन्न होने के बाद जिन अधिकारों की घोषणा हुई, उनमें प्राकृतिक कानूनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें लागू भी किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात जो मताधिकार संबंधी घोषणाएँ की गई, उनमें भी प्राकृतिक कानूनों को प्रमुख स्थान दिया गया। देखिए सेंट थॉमस एक्विनॉस, अरस्तु, प्लेटो, सिसरो के विचार हो या अमेरिका ब्रिटेन की विधि संहिता, उनमें प्राकृतिक विधि की अपरिहार्यता का विचार प्रभावी है। सिसरो कहता है कि प्राकृतिक कानून हमें बड़े समाज के सामान्य भंडार में योगदान करने के लिए बात करते हैं। उनका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राज्यों का संरक्षण, शांति और मानवीय जीवन की खुशी प्रदान करना है। सिसरो ने प्राकृतिक कानूनों को सार्वभौमिक बताया और लिखा कि इन्हें कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार प्राकृतिक कानून सभी राष्ट्रों और सभी समय के लिए अनंत एवं अपरिवर्तनीय है। बाइबिल एवं कुरान जैसी पुस्तकों ने भी प्राकृतिक कानूनों का समर्थन किया है। वास्तव में धर्म नैतिक अवधारणा की ही उपज तथा प्राकृतिक कानून नैतिक अवधारणाओं का आधार। देखिए, सेंट एम्ब्रोस, सेंट ऑस्टाइन जैसे संतों ने इन प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या की। इन लोगों ने राज्य को भी प्राकृतिक कानूनों के अधीन बताया और इस मान्यता को बल प्रदान किया कि राज्य सहित कोई भी संप्रभु संस्था प्राकृतिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखिए, हम किसी भी हम जो खास बात हम किसी भी एक खास देखिए जो कर हम किसी मानवीय कानून को वशीभूत तो ही हम किसी मानवीय कानून को वशीभूत हो टैक्स देने वाले अथवा ट्रैफिक के नियमों से बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। हम संसद या ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर आम आदमी के प्रवेश को तो मानवीय कानून बनाकर रोक सकते हैं, पर कोई कानून बनाकर निर्दोष व्यक्तियों की सांसें नहीं रोक सकते। हम उसे जीवन या परिवार चलाने के प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करने की सोच भी नहीं सकते। कोई भी राज्य मानवीय नियम लागू कर घर बनाने, आने जाने जैसे संसाधनों को विनियमित कर सकता है, पर वह उसे विवाह करने या घर बसाने से नहीं रोक सकता। यदि वह किसी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक विचार रखने, सामाजिक सुरक्षा पाने, मतदान करने तथा सरकार में भाग लेने जैसी प्रक्रियाओं से रोकता है तो वह प्राकृतिक कानून का उल्लंघन कर रहा होता है और ऐसा करना सभ्य समाज के अस्वीकार है। भारत जैसे देश जहाँ अभी अधिकारों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया किया जा सका है, वहाँ भी आधार के मुद्दे पर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को सरकारी इरादों पर वैधता दी गई है। अंग्रेजी यहाँ देखिए क्या है कि अंग्रेजी न्याय शास्त्र में भी भगवान एवं प्रकृति कानून के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया गया है। फोटो एस्केप एलिस सेंडो जैसे विधिवेताओं ने इस अवधारणाओं को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश विधि शास्त्री एडवर्ड कोक लिखते हैं कि प्रकृति ने कानून का उद्देश्य निर्धारित किया और कानून किसी एक व्यक्ति का कारण या इच्छा श्रेष्ठ था। 13वीं शताब्दी तक माना जाने लगा था कि प्रकृति का नियम सभी कानूनों का आधार है। हुगो ग्लोरियस जैसे विधि शास्त्री ने दृढ़तापूर्वक लिखा कि एक सर्वव्यापी सामान्य इच्छा भी प्राकृतिक कानूनों को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। समुएल फोर्ड ने प्राकृतिक कानूनों को धार्मिक नींव दी और इन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणाओं में प्रमुख स्थान दिया। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के अधिकारों की घोषणा की और ये लिखा हम यह मानते हैं कि सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया जाता है और वे अपने निर्माता द्वारा कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ संपन्न होते हैं। उनमें स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, खुशी की खोज। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक नियम एवं कानून सभी कालों में विधि शास्त्र के आधार रहे हैं, वह चाहे हम्मुराबी की विधि संहिता हो या अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स हो। 20वीं सदी में साम्यवाद एवं पूंजीवाद के संघर्ष का साक्षी होकर देखा। वहाँ प्राकृतिक कानून को दो अलग अलग तरीकों से समझा जा रहा है। पूंजीवाद के संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी चीज़ें प्राकृतिक कानूनों के समान थी तो साम्यवादी ने समानता तथा श्रम के महत्व पर सर्वाधिक जोर दिया। धीरे धीरे दुनिया के प्रत्येक देश में संविधान लागू हुआ और यह संविधान प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करते थे, क्योंकि यदि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को रोका जाता है तो मानवता आगे बढ़ ही नहीं सकती। उसकी प्रगति वहीं रुक जाएगी जहाँ उसके प्राकृतिक
कानूनों को रोका जाएगा। हम जीवन के अधिकार के लिए, हम जीवन का अधिकार के किसी मानवीय कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि जीवन की रक्षा का अधिकार ही नहीं रहेगा तो अन्य अधिकारों का क्या महत्व हो सकता है। हम किसी मानवीय कानून के वशीभूत टैक्स देने अथवा ट्रैफिक के नियमों से बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। हम संसद या ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर आम आदमी के प्रवेश को तो मानवीय कानून बनाकर रोक सकते हैं, पर कोई कानून बनाकर निर्दोष व्यक्ति की सांसें नहीं रोक सकते। हम उसे देखिए हम उसे जीवन या परिवार चलाने के प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करने की सोच भी नहीं सकते। कोई भी राज्य मानवीय नियम लागू कर घर बसाने आने जाने से संसाधनों को विनियमित कर सकता है, पर वह उसे विवाह करने या घर बसाने से नहीं रोक सकता। यदि वह किसी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक विचार रखने, सामाजिक सुरक्षा पाने, मतदान करने या सरकार में भाग लेने जैसी प्रक्रियाओं से रोकता है, तो वह प्राकृतिक कानून का उल्लंघन कर रहा होता है। और ऐसा करना सब समाज का अस्वीकार है। भारत जैसे देश जहाँ अभी अधिकारों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता, वहाँ भी आधार के मुद्दे पर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को सरकारी इरादों पर वैधता दी गई है। ये प्राकृतिक अधिकार ही है खतरनाक आतंकवादियों को भी अपना पक्ष रखने तथा न्याय पाने से वंचित नहीं करते। हालांकि लोगों की सामान्य इच्छा यही रहती है कि उन्हें सरेआम पकड़ कर गोली मार दी जाए या अंग भंग कर दिया जाए। लोगों को उनकी आज़ादी, सुरक्षा, प्राण रक्षा करने जैसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सार्वभौमिक एवं प्राकृतिक अधिकारों में आते हैं। हर व्यक्ति को आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार तथा ऐसी सभी प्राकृतिक अधिकार सबके जरूरी है जिनसे अन्य किसी का अहित ना होता हो। धर्म एक ऐसी संस्था है जो अधिकांशतः मानवीय कानून एवं परंपराओं से संचालित होती है। वैसे धर्म के नियम अधिकांश मामलों में प्राकृतिक नियमों के समान ही होते हैं। नियमों के समान ही होते हैं, पर यदि धर्म के नियमों प्राकृतिक नियमों में कोई अंतर्विरोध होता है तो व्यवहारिक यही है कि प्राकृतिक नियमों को वैधता दी जाए। जीवन का यही सही तरीका है। यही सही तरीका है, पर कभी कभी कुछ समुदाय धर्म के नियमों को लेकर इतने अनुदार हो जाते हैं कि वे प्राकृतिक नियमों को पलट देना चाहते हैं। ऐसे अनुदार तबके के लोग पृथ्वी को रहने के लिए मुश्किल जगह बनाते जा रहे हैं। इस स्थिति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। फिर देखिए, आपको भौतिक मानवीय कानून एवं प्राकृतिक कानून की बात को परे भी रखा जाए और स्वयं प्रकृति का निरीक्षण किया जाए, तो भी हम पाते हैं कि प्राकृतिक नियम जैसे दिन रात बदलने, जलवायु बदलना, नदियों का बहाव जैसी घटनाएं जिन नियमों में आबद्ध है उनसे छेड़खानी नहीं की जा सकती। देखिए हम पाते हैं कि प्राकृतिक नियम जैसे दिन रात बदलने, जलवायु को बदलना, नदियों का बहाव जैसी घटनाएं जिन नियमों में अवरुद्ध है उनसे छेड़खानी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन से प्राकृतिक अधिकार छीन लेने से मनुष्य के अस्तित्व का विलोपन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ करने से प्रकृति का प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा। वास्तव में आज हम प्रकृति का प्रकोप ज़्यादा इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने मानवीय नियमों पर तो ध्यान दिया है या पर प्राकृतिक नियमों को हम भूल गए। नई महामारियाँ, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन सब प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार नैतिक मान्यताओं से युक्त प्राकृतिक कानून मानव अस्तित्व के अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार मानव को भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कानून का पालन करना होगा। नैतिकता के साथ प्राकृतिक सम्मान की भावना अपने भीतर लानी ही होगी, वरना मानवीय कानून आधुनिक प्रणालियाँ भी उसे नष्ट होने से बचा नहीं पाएगी। इसलिए हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना किया जा सकता है, चाहे वे हिटलर या मुसोलिनी के बनाए नियम हो, किंतु प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ हमारे सामने अनिवार्य रूप से मानवता का संकट उत्पन्न करेगी, जिससे बच पाना संभव नहीं हो पाएगा। फिर आपको आगे हम देखिए, अगला यहाँ पर क्या, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। देखिए, हम हर नया परिवर्तन अपनी परिधि में असीम संभावनाओं को समेटे होता है। साथ ही उसके साथ अनिवार्य रूप से कुछ विचार चिंताएं भी जुड़ी होती है। सोशल मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है। इस नए परिवर्तन में कुछ लोग असीम संभावना देख रहे हैं, तो कुछ के लिए एक स्वार्थ पूर्ति का माध्यम भर है। देखिए, सोशल मीडिया एक रोचक शब्द युग है। एक ऐसा
मीडिया जो न सिर्फ समाज के होने का दावा करता है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसी अर्थ में यह उस परंपरागत मीडिया से अलग है जो समाज का दावा तो करता है किंतु समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी को नहीं स्वीकारता। सोशल मीडिया ने एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति को एक मीडिया हाउस का मालिक बना दिया है, जहाँ वो अपनी अभिव्यक्ति को टेक्स्ट, वीडियो, फोटो इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अभिव्यक्ति के विस्तार को शायद ही किसी अन्य माध्यम ने उतना बढ़ाया होगा जितना सोशल मीडिया ने। हालांकि ऊपरी तौर पर सोशल मीडिया जितना खुला और सोशल दिखता है, अपनी आंतरिक संरचना में उतना ही बंद और स्वार्थपरायण है। सबसे पहली बात तो यह है कि सोशल होने का सही अर्थ क्या है। जिस आधार पर हम यह तय कर सके कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि से प्लेटफॉर्म सोशल है या नहीं। अगर सोशल होने का अर्थ परस्पर संवाद स्थापित करने तक सीमित कर दें तथा सामूहिक होने मात्र को सोशल होना मान ले तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म सोशल है। किंतु यदि सोशल होने का अर्थ समाज की बेहतरी तथा इसके विकास के कार्य करना था, सोशल मीडिया की पहुँच यहाँ तक नहीं हो पाई है। इस अर्थ में यह सोशल की बजाय स्वार्थी हो जाता है। सोशल मीडिया कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और राज के कानूनों से इतर इसका कोई सामाजिक नियम है। इस प्रकार एक लक्ष्यहीन एवं नैतिकता के आधार नैतिकता के भार से मुक्त, इस प्रकार लक्ष्यहीन एवं नैतिकता के भार से मुक्त सोशल मीडिया, देखिए आपको सोशल मीडिया का स्वार्थपरायण हो जाना स्वाभाविक ही है। अभी तक सोशल मीडिया संवाद का एक ऐसा ढांचा स्थापित नहीं कर पाया जो समाज को उन्नति तक जाता हो, बल्कि अराजक अभिव्यक्तियों का समुच्चय मात्र बनकर रह गया है। सहमति निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का सिद्धांत देने वाले प्रसिद्ध विद्वान नोम चॉम्स्की कहते हैं कि परंपरागत कॉर्पोरेट मीडिया के बढ़कर सोशल मीडिया ने आम लोगों की पहुंच में वृद्धि तो की है, किंतु यह सहमति निर्माण में कहीं अधिक शक्तिशाली है। सोशल मीडिया को संचालित करने वाली संस्थाओं के पास अपने यूजर्स के पसंद नापसंद, विचार इत्यादि के संबंध अपार सूचना है, जिनका उपयोग वह विज्ञापन दाता को निर्देशित करने में करती है। यह दो वजहों से खतरनाक है। एक तो हम जो भी अभिव्यक्त कर रहे हैं वह निजी कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद निर्धारण में उपयोग किया जा रहा है, यानी वह सोशल दरअसल कुछ कंपनियों के स्वार्थ का जरिया मात्र बनकर रह गया। दूसरे, इन सोशल साइट्स के संचालक काफ़ी हद तक इस बात को करते हैं कि किसी खास विचार को किस प्रकार केंद्र में रखा जाए। ये अनायास नहीं है कि उत्तर कोरिया के तनाशाही के वीडियोज काफ़ी तेजी और नियमित अंतराल पर वायरल होते रहते हैं, जबकि इसके इतर दूसरे प्रकार के तनाशाही कम देखने को मिलता है। अर्थात सोशल मीडिया शक्तिशाली के स्वार्थ को पूरा करने का एक माध्यम है। फिर इसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दल एवं संगठन द्वारा भी सोशल मीडिया का उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। स्वार्थ सिद्धि का अर्थ अपना प्रचार करना नहीं बल्कि गलत तरीके से प्रचार करना है। देखिए, सोशल मीडिया की संरचना ऐसी है कि जो सबसे पॉपुलर है, अर्थात जिस पर लाइक और हिट्स अधिक है वो अधिक स्वीकार हो जाता है। कुछ ही यानी कि क्या कि कुछ ही ऐसे जागरूक यूजर्स हैं जो ऐसी पॉपुलर खबरों की प्रासंगिकता जांचते हैं, जबकि अधिकांश लोग झूठी एवं भ्रामक खबरों को ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों तथा किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में झूठी सूचनाओं से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इससे उन लोगों का स्वार्थ सदता है जो एक नई झूठी दुनिया गढ़ना चाहते हैं। साथ ही चूंकि सोशल मीडिया सही पहचान के लिए बात नहीं करता, इसलिए स्वार्थी तत्व अपनी पहचान छिपा कर गलत कृत्यों को अंजाम देते हैं। ट्रोल ऐसी ही विशेषताओं से युक्त यूजर्स को कहा जाता है। देखिए, सांप्रदायिक तनाव फैलाना हो या किसी की सोशल लिंचिंग करनी हो, ये ट्रोल तुरंत इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर वास्तविक यूजर्स की भी बातें करें तो भी अगर अपवाद छोड़ दे तो उनकी अभिव्यक्ति किसी बड़े बदलाव उद्देश्य से संचालित न होकर तत्कालिक घटना के प्रतिक्रिया मात्र होती है। सबसे बढ़कर सोशल मीडिया व्यक्तिगत महिमा मंडन का एक माध्यम बन गया है। उपरोक्त बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सोशल मीडिया वस्तुतः एक स्वार्थपरायण माध्यम है, किंतु इसके दूसरे पक्ष पर दृष्टिपात किए बिना इस निष्कर्ष तक पहुंचना एक जल्दबाजी भरी ही होगी।
देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया, देखिए यहाँ पर क्या कि सोशल मीडिया अपेक्षा के एक नया माध्यम, इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है। इसके उद्देश्य और कार्यप्रणाली को लेकर, इसके उद्देश्य और कार्यप्रणाली को लेकर बहुत स्पष्टता ना हो, समय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए संकीर्ण अर्थों में देखने पर सोशल मीडिया स्वाद पाने लग सकता है, किंतु इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने अभिजात मानी जाने वाली सार्वजनिक अभिव्यक्ति का प्रसार आमजन तक कर दिया है। पहले जहाँ कुछ लोगों को ही प्रकाशन की सुविधा प्राप्त थी, अब वही अब यह लगभग सब तक हो गया है। यह बात ठीक, देखिए यह बात ठीक, अभिव्यक्ति के आधिक में इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध हो रही है, किंतु इससे बड़ी बात यह है कि विभिन्न प्रकार के विचार सामने आ रहे हैं। समय के साथ होता ही इसकी प्रमाणिकता भी बढ़ेगी, और ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया की इतर की सभी अभिव्यक्तियां प्रमाणिक ही हैं। वस्तुतः विचारों को प्रकट करने की सुविधा बुनियादी है जो कि सोशल मीडिया प्रदान करता है। प्रमाणिकता का अभाव इससे जुड़ी एक समस्या है जिसे दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया जर्मनी वास्तविकता के प्रकटीकरण एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। परंपरागत मीडिया अक्सर या तो सत्ता के गलियारे में घूमता है, या फिर माया नगरी की चमक दमक में खोया जाता है। टीवी का कैमरा और अखबार की स्याही दूर दराज के गाँव और उपेक्षित पीड़ितों तक नहीं पहुँचते, जबकि सोशल मीडिया इस दूरी को पाटने की क्षमता रखता है। कहीं भी कोई घटना घटी हो, उसकी तुरंत सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। इतना ही नहीं, यह अक्सर मदद जुटाने में भी सफल होता है। सोशल मीडिया इस अर्थ में भी सोशल है कि समाज के विविध अथवा स्वरों को बिना किसी भेदभाव के एक मंच उपलब्ध कराता है। अन्यथा भारतीय समाज की रचना ऐसी है कि नीचे से ऊपर आवाज़ आ जाती ही नहीं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या यह इतना आसान होता कि स्त्रियां अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण के विरुद्ध अभियान चला पाती और मुख्यधारा का मीडिया इसे स्थान देता? क्या यह संभव था कि जातीय दुराग्रह के विरुद्ध इतना निर्मम प्रहार किया जाता और बिना किसी सामाजिक बहिष्कार के भय के लोग अपनी बात कह पाते? क्या यह इतना ही सहज होता कि कोई समलैंगिक व्यक्ति अपनी पहचान सार्वजनिक कर पाता? क्या मुख्यधारा के तेज भाव से किनारे लग गए समूह को अपने अभिव्यक्ति का अधिकार इतनी सुलभता से मिला होता? इन सब का जवाब ना है। देखिए सोशल मीडिया इतने हाशिए पर के लोगों को एक सहारा प्रदान किया, और भले ही इसे अराजक अभिव्यक्ति कर दिया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे समाज के अधिक समावेशी हो रहा है। सोशल मीडिया रचनात्मक और पूंजी के गठजोड़ को तोड़ा है और सबकी अपनी कला के सार्वजनिक प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया है। आज ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ इससे सफल हो पाए क्योंकि उनके पास अपनी प्रतिभा को गति देने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म उपलब्ध था। यही बात फेसबुक और ट्विटर के बारे में भी कही जा सकती है। रचनात्मकता के इतना प्रसार एवं विविधीकरण सोशल मीडिया के बिना संभव न था। साथ ही सोशल साइट्स प्रतिरोध के सशक्त माध्यम के रूप में भी उभरे हैं। अब अरब स्प्रिंग जैसा आंदोलन तो उभरा ही सोशल साइट के माध्यम से। इसके अलावा ऑक्यूपाई मूवमेंट, LGBT प्रदर्शन, किसान आंदोलन इत्यादि में सोशल साइट्स ने जरूरी हस्तक्षेप किया। अगर यह कहे कि मेन स्ट्रीम कल्चर के वर्ग सोशल साइट्स एक काउंटर कल्चर के रूप में उभर रहे हैं, तो यह अतिशयोक्ति ना होगा। सोशल मीडिया के सारे अवदान उसकी व्यापक सामाजिक उपयोगिता को सिद्ध करता है। अंत में यह कि इससे कोई इनकार नहीं कि सोशल मीडिया में अंतर्निहित कुछ चुनौतियाँ ही हैं, किंतु ये इतनी सघन नहीं है कि सोशल मीडिया को पूर्णतः स्वार्थी सिद्ध करने के निष्कर्ष तक पहुँचा दे। तो इसकी उपलब्धि इसकी चुनौतियों से कहीं अधिक विस्तृत है। साथ ही जो चुनौतियाँ हैं उन पर उचित नियमन से काबू पाया जा सकता है। सबसे बढ़कर यह एक साधन है, और एक साधन का उपयोग करके अरब स्प्रिंग भी लाया जा सकता है, और यह एक ट्रोल भी बना जा सकता है। स्वार्थ परायणता का अंतिम दोष साधन को नहीं दिया जा सकता। साधन को नहीं दिया जा सकता, साध को दिया जो यूज करता है। तो अब यहाँ देखिए ये आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। अब यहाँ पे जो आपको 2016 का वो आपको अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।